प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम 247 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र में होंगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर। अमित शाह चांदीपुर और चारीलम में करेंगे विजय संकल्प रैलियां। प्रतापगढ़ विधानसभा में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दौरे पर। नड्डा आज पूर्वी मिदनापुर और पूर्वी वर्धमान जिलों में करेंगे रैलियां। देश में चालू वित्त वर्ष में अब तक 15,67,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24% बढ़ा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और भूकंप प्रभावितों के लिए जारी है भारत का ऑपरेशन दोस्त। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से मदद की एक और खेप गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से सीरिया के लिए हुई रवाना। तुर्की और सीरिया में मृतकों की संख्या 24,000 के पार। एक भारतीय की भी गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1875 में तत्कालीन सामाजिक असमानताओं से निपटने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देश की सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। और धर्मेश भारती हमारे सहयोगी दौसा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश का रुख करते हैं। धर्मेश, साफ तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि इस बड़े हाईवे से, साफ तौर पर एक्सप्रेसवे से अगर हम बात करें, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव लोगों के जीवन में क्या नई स्थितियां पैदा करेगा और लोग किस तरह से आने वाले कल के लिए और ज्यादा मजबूत और सशक्त होते नजर आएंगे? देखिए गौरव, किसी भी विकास की अगर परियोजना की हम बात करें तो निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग होते हैं उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जैसा आपने कहा कि ये क्या परिवर्तन लाएगा, तो राजस्थान आप जानते हैं कि एक कृषि प्रधान
राज्य है। उसके अलावा यहाँ पर्यटन का भी बड़ा योगदान है, उसके अलावा हथकरघा और बहुत सारे उद्योग यहाँ जुड़े हुए हैं। जब दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो लगभग 3 घंटे रह जाएगी और उसके साथ साथ बहुत सारे जो छोटे इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो भी जुड़ेंगे, तो आप ये मानिए कि जब औद्योगिक विकास होगा तो उसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो विकास को एक नया आयाम मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये जो दिल्ली मुंबई राजमार्ग का जो ये डेवलपमेंट है ये यहाँ के लोगों के लिए, खास करके राजस्थान और इससे जो पूरा राजमार्ग है उससे जितने भी आसपास के जुड़े जो क्षेत्र हैं उनका औद्योगिक विकास भी होगा, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। और जब ये दोनों साथ होंगे तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गौरव। बिल्कुल धर्मेश, अगर हम बात करें तो क्योंकि हम जैसा कि जान रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और लगातार हमने पूरे देश में इस तरह की स्थितियां देखी हैं। ऐसे में दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी पहल नजर आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सफर है उसको और ज्यादा कम कर देगा, रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देगा। लोगों के जीवन में आपको क्या लगता है कितनी तेजी आएगी इसके शुरू होने के बाद? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी औद्योगिक विकास की अगर जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से टाइमली किसी चीज़ का डिलीवर होना वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उसमें बिजनेस के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब ये पूरा का पूरा जो एक एक्सक्लूसिव जो राजमार्ग बना है इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आवागमन में नहीं रहेगी, तेज गति से यहाँ पर जो है काम हो सकेगा और फ्राइट कॉरिडोर के रूप में भी ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप ये इसको इस दृष्टि से सोचिए कि जो औद्योगिक विकास है इससे जो आसपास के जुड़े शहर हैं उसमें जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे राजस्थान की अगर दृष्टि से बात करें तो पर्यटन एक बड़ा उद्योग है और दिल्ली से आवागमन जो है जयपुर के बीच में महज जो है 3-3.25 घंटे का रह जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़े चेंज के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोगों में जब कल यहाँ पे बात की स्थानीय लोगों से तो लोगों में काफ़ी उत्साह था और लोगों का मानना है कि विकास का एक नया आयाम ये राजमार्ग हमारे लिए स्थापित करेगा, हमारे लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नए नए अवसर हमको इस राजमार्ग के माध्यम से उम्मीद लगाए हैं कि एक नए अवसर हमको इस राजमार्ग के माध्यम से मिलेंगे। बिल्कुल। और क्या क्या सुविधाएं इस पूरे एक्सप्रेसवे में नजर आती हैं, क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि साफ तौर पर अगर हम बात करें तो कितना अलग होगा ये बाकी एक्सप्रेसवे से, क्योंकि इसमें तमाम लागत भी लगी है और ये माना भी जा रहा है कि इसको और भी ज्यादा हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए, जो इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये एक सेवा केंद्र है और यहाँ लगभग सभी फैसिलिटीज यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा इसको अच्छे से डेवलप किया गया है और जितनी भी सुविधा एक ट्रैवल करने वाले व्यक्ति को चाहिए वो सभी सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की गई हैं। यहाँ हर तरह की फैसिलिटी इस सेवा केंद्र के ऊपर विकसित की गई है। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक राजमार्ग बनाया गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है बीच में कहीं टोल नहीं होगा। जब आदमी एंटर करेगा इस राजमार्ग में वहां से टोल होगा और बीच के अंदर एग्जिट का सिस्टम होगा, तो वहां एग्जिट के ऊपर उतने किलोमीटर्स का जो है टोल जितना आप ट्रैवल करेंगे उस लेवल का उस पर्टिकुलर किलोमीटर के अंदर आपका टोल जो है वो काट लिया जाएगा। और उसके अलावा ये जो राजमार्ग बनाया गया है उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि सघन वृक्षारोपण का भी आसपास इसमें प्लान बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जो पोल्यूशन है या वो उसको काउंटर किया जा सके। इसके साथ साथ आप ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आसपास ये ध्यान रखा गया है कि जो मान लीजिए जैसे जयपुर से दिल्ली से जयपुर का जो बीच का हिस्सा है वहाँ आसपास के जो छोटे छोटे औद्योगिक क्लस्टर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी को भी कैसे बेटर किया जाए, ये भी इस पूरे प्लान के अंदर लिया गया है। गौरव। बिल्कुल। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जब तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती है, दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्या प्रशासन भी वहां पर अलर्ट होगा कि अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से वहां पर सुविधा पहुंचाई जा सके? देखिए, जो सेवा केंद्र की मैं बात कर रहा था, सेवा केंद्र में लगभग सभी प्रकार की यहाँ सुविधाएं हैं। आदमी रुक भी सकते हैं, उसके अलावा यहाँ उसमें भोजन की व्यवस्था भी है और उसके अलावा और भी जो भी एक राजमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है वो सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ सेवा केंद्र के ऊपर उपलब्ध होंगी। तो ये जगह जगह एक निर्धारित जगह के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर इनको स्थापित किया गया है। तो और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड लेवल है उसको थोड़ा सा इसके ऊपर इस राजमार्ग को तैयार किया गया
ताकि किसी भी प्रकार का जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो कम्यूटर्स हैं, या मान लीजिए जो गाड़ियां चलेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध इसके अंदर स्थापित ना हो, या किसी भी प्रकार का कोई जो हिंड्रेंस है उसके अंदर क्रिएट ना हो। गौरव, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए धर्मेश। लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे, साफ तौर पर एक बड़ी सौगात राष्ट्र को आज मिलने वाली है, खासतौर पे राजस्थान वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। दिल्ली लौटने से पहले उनका काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी दलों के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं एक रोड शो भी वो करेंगे। अमित शाह चांदीपुर विधानसभा और चारीलाम विधानसभा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ विधानसभा में एक रोड शो करेंगे। अमित शाह त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है और प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज राज्य में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह सबसे पहले काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी में एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा पूर्वी बर्दवान जिले में जाएंगे, जहां वो दूसरी जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया 2023 की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी एमएसएमई और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग लेंगे। लगभग 30 देशों के मंत्री और वैश्विक व भारतीय ओईएम के 65 सीईओ के भी एरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेने की संभावना है। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल है, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे।
दक्षिण कोरियाई संतों की टोली ने शनिवार को वाराणसी के सारनाथ से अपने यात्रा की शुरुआत की। उनका पहला पड़ाव वाराणसी के रामनगर में रहा, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इस दक्षिण कोरियाई समूह ने अपनी यात्रा सुबह 3 बजे से शुरू की। दक्षिण कोरियाई संतों की टोली किस तरह से आगे बढ़ रही है, आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। ये पैदल यात्री हैं दक्षिण कोरिया के, वह भी पवित्र यात्रा कर रहे हैं। अपने भगवान बुद्ध के उन तीर्थ स्थलों पर जाएंगे पैदल चल के जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। शुरुआत इन लोगों ने सारनाथ से की, वाराणसी के सारनाथ से। अभी वाराणसी जिले को पार करके मिर्जापुर जिले के डोहरी गांव में इन लोगों ने सुबह का जलपान लिया है। यात्रा भी सुबह भोर में 3 बजे शुरू की और इनका जो 2 किलोमीटर बाद चंदौली जिले में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने जो मिर्जापुर के किस तरह की इनकी सुरक्षा व्यवस्था की है। ऐसे रास्तों से इन लोगों का मार्ग बनाया गया है जिन पर ट्रैफिक कम हो। उसी के कारण ये अब मिर्जापुर से चंदौली जिले में प्रवेश करेंगे और चंदौली जिला प्रशासन ने भी ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था और उन्नत किस्म की व्यवस्था की है इन पैदल चलने वाले तीर्थयात्रियों की। भारत और दक्षिण कोरिया की मैत्री का भी प्रतीक होगा यह यात्रा, जो कि हम देख रहे हैं भारत के इन सड़कों पर, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, डोहरी गांव, मिर्जापुर। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री संतोष पंडित पर जानलेवा हमला हुआ है। एक युवक ने संतोष पंडित को पेट में गोली मार दी। घटना मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली मुरादाबाद हाईवे की है। गंभीर रूप से घायल संतोष पंडित का उपचार दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद एसएसपी समेत पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 13 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर के 4 दल भी शामिल हैं। चुनावी मैदान में सर्वाधिक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हैं। इन चुनावों में 36 महिलाओं सहित कुल 375 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने 57 उम्मीदवार उतारे हैं। चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 15,67,000 करोड़ रुपए का हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये 24.09% अधिक है। चालू वर्ष में रिफंड अदायगी के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 12,98,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18.4% अधिक है। साल 2022 से 23 की अब तक की कुल प्राप्ति प्रत्यक्ष कर बजट आकलन का 91.39% है, जबकि संशोधित आकलन का ये 78.65% है। चालू वर्ष में व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 29.63% है, जबकि कॉरपोरेट कर की वृद्धि दर 19.33% है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त लगातार जारी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए शनिवार को सीरिया को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी, जिसमें टेंट, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन जैसे चिकित्सा उपकरण और राहत सामग्री शामिल है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 24,000 को पार कर गई है। वहीं तुर्की में भूकंप के कारण एक भारतीय की भी मौत की पुष्टि हुई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अभी भी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस भीषणकारी आपदा के समय दुनिया के कई देश मदद के लिए आगे आए हैं।
भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, जिसके तहत एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान तुर्की पहुंच चुके हैं और वहां राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने हाती प्रांत में एक फील्ड अस्पताल तैयार किया है, जहां लोगों का इलाज किया जा रहा है। 13 डॉक्टरों, ऑर्थो, जनरल सर्जन, कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिटी और 3 चिकित्सा अधिकारियों सहित 99 सदस्यीय टीम इसमें भूकंप प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है। हमारे पास कुछ 3 दिन के बाद भी ऐसे लोग निकले जिनको कि अर्थक्वेक के रबल से निकाला गया, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनको हमने स्टेबलाइज किया और यहाँ से जो भी सहायता हम दे सकते थे हम दे रहे हैं। मल्टी ट्रॉमा के अलावा, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया है इस आपदा के आगे, उसके अलावा ट्रॉमा के अलावा जो रूटीन केसेस हैं, क्रॉनिक केसेस, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको भी हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल ने बताया कि भारत से अब तक 5 C-17 एयरक्राफ्ट तुर्की जा चुके हैं। अभी लोगों को खोजना और बचाने के साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना प्राथमिकता है। एनडीआरएफ के 101 जवान भूकंप का केंद्र रहे गजियानतेप इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। Under the instructions of our leadership, 5 C-17 aircrafts have already arrived in Turkey, and the prime focus at this stage is, on 2 fronts: search and rescue operations and providing medical relief. वहीं ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए शनिवार को सीरिया को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी, जिसमें टेंट, वेंटिलेटर, एक्स-रे मशीन जैसे चिकित्सा उपकरण और राहत सामग्री शामिल है। एनडीआरएफ के कर्मी एक एयरफोर्स की C-17 विमान में, ग्लोब मास्टर विमान में राहत सामग्री लोड करते हुए, जिसमें टेंट्स, कंबल इत्यादि और सब्जियां आदि मौजूद हैं। भारत ने ऐसी 5 बड़ी विमानें जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं C-17 ग्लोब मास्टर्स टर्की और सीरिया में भेजी हैं, जिसमें 140 टन का रिलीफ मटेरियल और राहत सामग्री मौजूद है। तुर्की और सीरिया में कुछ हिस्सों में आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 24,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने शनिवार को दियारबाकिर की पूरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अभी भी हजारों लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी राहत पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। हालांकि बेहद ठंडे मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कल सीरिया के भूकंप प्रभावित शहर अलेप्पो का दौरा किया। टेड्रोस ने अलेप्पो की स्थिति को देख इसे दिल दहला देने वाला बताया। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और वहीं फ्रांस में पेंशन सुधार को लेकर बनाई गई योजना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नई पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष हो जाएगी। इस योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर गत जनवरी से प्रदर्शन जारी है। ढाका आर्ट सम्मेलन 5वें संस्करण का कल समापन हो गया। 9 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर की विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न देशों के 500 से अधिक कलाकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट और कला पेशेवरों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।